जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है विकारी शब्द। तो आज विकारी शब्द के भेद पढ़ेंगे, जो कि है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के बारे में आज पढ़ेंगे और इनके भेद को। तो पहले जानते हैं विकारी शब्द। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हुआ ये सब जो हुआ, जो कि हमारा विकारी शब्द है। तो आज मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं इसके भेद को। तो इसके भेद है, सबसे पहला भेद पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में जैसे कि नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, जैसे कि राम, पटना, हिमालय, ये सब है जो कि हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अब जानेंगे संज्ञा के भेद को। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद है। कौन कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे कि राम हुआ, पटना, ये सब आया जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिससे किसी जाति या जाति भर का, पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, गाय, तो मनुष्य बोले तो इसमें किसी एक व्यक्ति नहीं आया बल्कि पूरा मनुष्य आ गया। गाय बोले तो एक गाय के बारे में नहीं बोल रहे, पूरे गाय के बारे में बोल रहे हैं। तो ये हमारा हुआ जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो हमारा अगला है वो है समूहवाचक संज्ञा। जो हमारा अगला है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो जानेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिससे किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के समूह अर्थात पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया, इसमें भीड़ हो जाएगा, भीड़, झुंड हो जाएगा, मेला, ये सब में मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन व्यक्तियों का समूह या फिर किसी चीज़ का भी समूह वो हमारा आएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला हमारा है जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिसे नापा या फिर तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो जैसे हो गया दूध हो गया, जिसे हम नाप सकते हैं, सोना हो गया जिसे कि हम लोग तौल सकते हैं। तो ये सब हुआ जो कि हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर हमारा जो लास्ट संज्ञा का पार्ट है वो हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो आप जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिससे किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का स्वभाव, भाव के बारे में पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें ऐसा होता है किसी का अच्छाई, किसी का बुराई, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब है जो कि हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के 5 भेद। आशा करते हैं कि आप लोग को संज्ञा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग विकारी के दूसरे पार्ट मतलब दूसरे भेद की जानेंगे जो कि हमारा है सर्वनाम। अब हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा के बदले में आए, मतलब जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, ये सब है जो कि सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपको पता है नहीं है तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा भेद होता है सर्वनाम का। तो हमारा पहला है वो है पुरुष। जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिसे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, अर्थात जिसमें बोलने वाला भी हो
सुनने वाला भी व्यक्ति हो और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो तीनों आते हो, वो हमारा आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसका भी 3 पार्ट है, मतलब उसका भी 3 भेद है। किसका? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला क्या है? तो वो है उत्तम, वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जो बोलता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं है जो कि उत्तम पुरुष है। हमारा जो सेकंड पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो जैसे कि जो बोले वो आएगा उत्तम पुरुष में, लेकिन जो सुने मतलब सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसमें कि तुम आ सकता है, तुम है जो कि मध्यम पुरुष है। और हमारा तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जैसे कि बोलने वाला हुआ उत्तम पुरुष, सुनने वाला हुआ मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए वो हम हुआ अन्य पुरुष। जैसे कि वह, ये सब हुआ जो कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जानेंगे पहले कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको है। तो पता नहीं चल रहा है इसको वर्ष की निश्चय मतलब निश्चित, मतलब जैसे किसी निश्चित वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, यह, तो इसे पता चल रहा है ना कि हम वह बोल रहे थे किसी खास, मतलब उसको बता रहे हैं कि वह वो है, तो वो सब आएगा वाह, या ये सब आएगा वाह, या ये सब जो आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो अब हमारा तीसरा सर्वनाम क्या है? तो हमारा तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो अनिश्चय मतलब जिसे अनिश्चित वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध हो, मतलब अनिश्चित मतलब 1 2 ऐसा नहीं, अनिश्चित है तो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई में कोई भी हो सकता है, कुछ, ये सब किसके अंदर आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो अगला हमारा मतलब चौथा सर्वनाम का भेद है। तो चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रश्न का बोध हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो हमारा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कौन, ये सब आएगा। क्या, कौन, ये सब आएगा प्रश्न। जैसे कि कौन आया तो हम प्रश्न कर रहे हैं कि आया कौन है। क्या हुआ तो मतलब हम पूछ रहे हैं ना किसी से कि क्या हुआ, तो ये सब आएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। हमारा पांचवा है जो है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिससे संबंध का बोध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो, तो ये सब आता है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। और हमारा लास्ट है सर्वनाम का भेद जो कि क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं पहले किसको? तो निज मतलब स्वयं अर्थात अपने का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, में स्वयं हम आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर उसके भेद को समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना विकारी शब्द का तीसरा भेद क्या है? जैसे कि हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब हमारा है विशेषण। तो चलिए देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो हमारा तीसरा है विशेषण। तो पहले जानेंगे विशेषण कहते किसको है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसका भी भेद है। तो संज्ञा सर्वनाम मतलब विशेषण के कितने भेद है?
तो विशेषण के 4 भेद है। कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं आप। संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, ये चारों है जो कि हमारा विशेषण है, विशेषण का भेद है। तो पहला से जानेंगे तो संख्यावाचक, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कहते किसको है, तो जिसे संख्याओं का बोध हो, संख्याओं का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें आएगा 1, 2, ये सब है जो कि संख्या है। जैसे कि 1 केजी दाल, तो इसमें क्या है, एक है ना अंक, संख्या, संख्या इसे ही बोलते हैं संख्यावाचक। जैसे कि 1, 2, ये सब हुआ जो कि हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। हमारा जो दूसरा विशेषण है वो है परिणामवाचक। क्या है, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिसे नापा या फिर तौलने का बोध हो रहा हो, जिसे नापा या तौलने का बोध हो रहा हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणाम, जैसे कि कोई, कुछ, ये सब आएगा परिणामवाचक के, नहीं कोई कुछ नहीं बल्कि थोड़ा बहुत, ये सब आएगा किसके अंतर्गत आएगा, परिणामवाचक के अंदर। थोड़ा बहुत ये सब हुआ जो परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। जो हमारा तीसरा विशेषण है वो है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे स्वभाव, रंग, रूप, आकार ये सब का बोध हो, इसे हम गुणवाचक, जैसे कि इसमें आ सकता है अच्छा, बुरा, लाल, पीला, ये सब होगा जो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। और हमारा नेक्स्ट विशेषण है वो है सर्वनामिक विशेषण। क्या है, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण कहते किसको है, जो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, संज्ञा के बदले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कौन, जैसे कि इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि कौन आया है, तो इसमें क्या कर दिए, आगे प्रश्न लगा दिए कौन, तो वो हमारा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग का अगला टॉपिक है वो है क्रिया। लेकिन उसके पहले और कुछ जानेंगे, जैसे कि प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आम बहुत मीठा है, तो जैसे कि ऐसा रहता है आम मीठा है तो ये विशेषण है मीठा है, लेकिन बहुत लगा दिए, जो यहाँ बहुत हुआ वो हमारा हुआ प्रविशेषण। और अगला है विशेष। क्या है, विशेष। तो विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, तो जैसे कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेष है, लेकिन जिससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष से कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि प्रविशेषण और विशेष क्या है। अब हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा क्रिया। क्या है, क्रिया। तो जिससे काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के भी जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, हंसना, गाना, ये सब है जो कि हमारा क्रिया है। तो क्रिया के भी भेद है, क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, तो जिसमें कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म हो जिसमें।
और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कि कर्म ना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? तो आज हम लोग विकारी शब्द पढ़े, इसके भेद को पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब पढ़े और इसको भेदों को पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग अविकारी शब्द के और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे।